बहू, तुमने सारी तैयारी कर ली है? हाँ माँ जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। देवरानी कितनी देर में आने वाली हैं? वो लोग गाड़ी में हैं, बस आने ही वाले होंगे। तभी घर के बाहर गाड़ी आकर रुकती है। अपनी थाली तैयार कर ले आओ, लगता है वो लोग आ गए हैं। पार्वती और शीतल दोनों देवरानी का गृह प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, हमारा स्वागत करने के लिए पहले ही आप सब खड़े हो। इकलौते देवर हो तुम मेरे। तुम्हारा और अपनी देवरानी का स्वागत तो अच्छे से करूंगी ही, क्योंकि देवरानी जी। सही कहा आपने। श्वेता बहुत अमीर परिवार से थी, साथ में वो अपनी एक गाड़ी भर के बहुत सारा दहेज भी लेकर आई थी। माँ जी, अगर मेरा गृह प्रवेश हो गया हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और हाँ, मेरा दहेज का सामान मेरे कमरे में सेट करवा दीजिएगा। श्वेता अमीर थी, इसलिए थोड़ी घमंडी भी थी, तो वहीं शीतल गरीब परिवार से थी, लेकिन रिश्ते नातों को समझकर चलने वाली थी। श्वेता का ये बर्ताव पार्वती को थोड़ा सा अजीब लगता है। इतने बड़े घर की बेटी है, घमंड तो थोड़ा बहुत होना ही था। खैर कोई बात नहीं, करण तुम श्वेता का सामान उसके कमरे में रखवा देना। ठीक है माँ, मैं रखवा दूंगा, लेकिन मैं जरा भी श्वेता से बात करके आता हूँ। करण श्वेता के पास जाता है और उससे कहता है, ये कैसा बर्ताव था तुम्हारा? माँ और भाभी जी को कितना बुरा लगा होगा। इसमें बुरे की क्या बात है? सही तो कहा। गर्मी नहीं देख रहे थे? कितनी गर्मी हो रही है वहाँ, और कितनी देर तक खड़ी रहती, धूप भी तो आ रही थी। अरे थोड़ी देर खड़ी रहती तो क्या ही चला जाता। आए हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए और आप मेरे ऊपर इस तरह चिल्लाने लगे, माँ की और जिठानी जी की वजह से। मैं सिर्फ तुम्हारे बर्ताव की वजह से चिल्ला रहा हूँ। मेरी भाभी और माँ बहुत अच्छी हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या हुआ? अब क्या मैं उनके पैरों में गिर जाऊं तब मुझे माफ करोगे? ये सुनने के बाद करण बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। करण श्वेता के कहे अनुसार अपने कमरे में उसका दहेज का सारा सामान रखवा देता है। जैसे घर में आया हुआ फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा सब श्वेता ही इस्तेमाल करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्वेता ये भी देखती है कि जब से उसके कमरे में फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा सब लगाया गया है, तब से उसकी सास उसकी जेठानी के कमरे में भी ये सब लगवाने की बात करने लगती है। शीतल के कमरे में ये सही सा कूलर भी नहीं है, और वो कूलर पुराना हो गया है। मैं सोच रही हूँ उसे हटवा कर उसके कमरे में एसी लगवा दूं। हाँ माँ, ये भी ठीक है। शीतल बहुत अच्छी है, कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं करती। तुमने सही कहा। मैं तो धन्य हो गई हूँ शीतल जैसी बहू को पाकर। कमरे से बाहर खड़ी हुई श्वेता ये सब सुनकर अपने मन में अपने आप से कहती है, लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है मेरी सास जिठानी के ऊपर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो सारी धन दौलत इसी के ऊपर लौटा देंगी या इसी के नाम कर देंगी। मुझे अपनी जिठानी को इस घर से बाहर निकलवाना होगा। फिर क्या था, उस दिन के बाद से श्वेता किसी न किसी बहाने से अपनी सास के कान भरना शुरू कर देती है। माँ जी, अगर बुरा न मानो तो एक बात बताओ। दरअसल मैं जिठानी जी को पड़ोस की औरतों से बात करते हुए सुना था। वो पड़ोस की औरतों से कह रही थी कि आप उनका ख्याल नहीं रखती हो, कोई चीज नहीं दिलाती हो। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। शीतल मेरे बारे में कभी भी ऐसा नहीं कह सकती। मैं कानों की बहुत पक्की हूँ, मैं जो सुनती हूँ सच ही सुनती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही सुना था। वैसे जिठानी जी अभी भी आंगन में औरतों से बात कर रही हैं, अगर आप चाहो तो देख कर आ सकती हो। श्वेता के कहने पर पार्वती अपने घर के आंगन में देखती है, जहाँ उसकी बड़ी बहू गांव की औरतों से बात कर रही होती है। उसे देखते ही वो चुप हो जाती है। माँ जी, आपको कुछ चाहिए? घर में गर्मी लग रही है तो मैं आपको तरबूज काट कर दे दूं? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर पार्वती घर के अंदर आ जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे श्वेता अपनी सास के कान भरकर अपनी जेठानी के खिलाफ उसे भड़का देती है, जिसकी वजह से पार्वती उसके कमरे में लगवाने वाले एसी को अपने कमरे में ही लगवा लेती है। ऐसी औरत के कमरे में एसी क्या लगवाऊं जो मेरे बारे में बुराइयां करती हो? उससे अच्छा तो मैं इस एसी का फायदा उठाऊंगी। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पता है माँ जी, मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि जिठानी जी इस हवेली को हड़पना चाहती हैं। जब देखो मुझसे कहती हैं कि इतने हिस्से में मैं अपने बेटे के लिए ये करवाऊंगी, उतने हिस्से में मैं एसी बनवाऊंगी। मतलब कि पूरी हवेली पर उन्हीं का राज चलेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिठानी जी मेरा हिस्सा ना मार ले। तुम्हारा हिस्सा तो दूर, मेरा हिस्सा भी मार सकती है, इसलिए मैं तुम्हारा पहले ही बंटवारा कर दूंगी। इस तरह पार्वती के मन में बंटवारे की बात आ जाती है और वो श्वेता के कहने पर हवेली उसके नाम कर देती है। तो वहीं अपनी बड़ी बहू शीतल को खेतों में बना एक छोटा सा मकान दे देती है, जिसकी छत तक टूटी हुई थी। ये क्या, इसके अंदर से तो धूप आ रही है। कोई बात नहीं, हम यहीं पर रह लेंगे। मैं 1-2 दिन में ये छत जोड़ने की कोशिश करूंगा। टूटी हुई छत की वजह से धूप अंदर आती है और घर में बहुत धूप हो जाती है। उनके घर में मात्र एक पंखा था जो बहुत धीरे धीरे चलता था, उसकी हवा भी ठीक से नहीं लगती थी।
बहुत गर्मी लग रही है। अब क्या करूं, जरा भी हिला नहीं जा रहा। थोड़े ही समय बाद मौसम चेंज हो जाएगा, फिर इतनी गर्मी नहीं लगेगी। अब शीतल को गैस पर नहीं बल्कि चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, जिससे उसे धीरे धीरे खमौरी शुरू होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हें तो घमौरियां निकलने लग गईं। आपने सही कहा, यहाँ गर्मी बहुत है। गर्मी में काम करते करते हालत बुरी हो जाती है, इसलिए मुझे खमौरी निकल रही है। हाल फिलहाल मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा। खेत इतने पड़े हैं, आप खेती ही शुरू क्यों नहीं कर देते? तुम सही कह रही हो, मेहनत का कभी न कभी तो फल मिलता ही है। इस तरह रजत अब खेतों में खेती बाड़ी शुरू कर देता है। गर्मी में उसे खेती बाड़ी करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। जैसे ही फसल सही से उगने लगती है वो उसे बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके पास पैसे आ जाते हैं और वो अपने लिए एक नया कूलर खरीद लेते हैं। साथ में अपने छोटे से घर को भी रिपेयर करवा लेते हैं। बहुत दिन हो गए माँ जी से नहीं मिली हूँ, आज मैं माँ जी के लिए कुछ बनाकर लेकर जाऊंगी। इतनी मुश्किलों को सहन करने के बाद भी अब शीतल अपनी सास से मिलने के लिए वापस हवेली आती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास गर्मी में घर के सारे काम कर रही होती है। बहू, बड़ी बहू, क्या ये तुम ही हो? हाँ हाँ जी, ये मैं ही हूँ, लेकिन ये आपकी हालत क्या हो गई है? मेरे ही कर्मों का फल है। तेरी अमीर देवरानी ने ये सब किया है। पूरी हवेली, सारी धन दौलत मैं उसी के नाम कर दी। अब तो मैं इस घर की सिर्फ नौकरानी की हैसियत से हूँ, वो मुझे कुछ नहीं समझती। मेरी देवरानी जितनी भी घमंडी हो, भगवान एक दिन उसका घमंड जरूर तोड़ेगा। लेकिन अब आप यहाँ और नहीं रहोगी माँ जी। आप उनकी वजह से बहुत बुरे दिन बर्दाश्त कर चुकी हो, लेकिन भगवान की दुआ से अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं और इसी के साथ अब आपके यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे साथ। शीतल अपनी सास को हवेली से अपने छोटे से घर में ले आती है, जहाँ एसी, कूलर, सब कुछ होता है। उनकी ये तरक्की देखकर पार्वती बहुत खुश होती है और माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने छोटी बहू की बातों में आकर तुझे घर से निकाल दिया, लेकिन आज वो हवेली में रह रही है और तू इस छोटे से घर में रह रही है। लेकिन यहाँ शांति है और सुकून है। वहाँ तो ऐसा लगता है कि वो घर मुझे खाने को आ रहा है। माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप मेरी माँ जैसी हो। चलो आप पहले नहा लो, इतने में मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। इस तरह शीतल अपनी सास के साथ बहुत अच्छे से अपने घर में रहने लगती है। तो वहीं घमंडी देवरानी हवेली में रहने के बाद भी अपने शौक अय्याशियों के चलते सब कुछ गवा देती है, जिसका उसे बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। क्या यार, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और अब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। क्यों, ऐसा क्या है जो तेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता? कॉलेज में हम इतनी हॉट हॉट लड़कियां हैं, फिर भी सभी लड़के एक ही लड़की को देखते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। कौन है वो खुशनसीब जिसे पूरा कॉलेज देखता है? कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही हो?